हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 36। मुंबई रेलवे स्टेशन। नवीन, मेघना और निशी अपने अपने बैग के साथ स्टेशन पर किसी का इंतजार कर रहे थे। नवीन बार बार एंट्री गेट की तरफ देखता और कभी अपनी घड़ी को, लेकिन वंश नहीं आया। नवीन ने अपने और मेघना के अलावा जो 2 टिकट्स और करवाए थे और दरअसल निशी और वंश के लिए ही थे। निशी तो इंदौर जाने के ख्याल से ही खुश थी। साथ ही वह वंश को भी उसके लिए थैंक यू बोलना चाहती थी, क्योंकि उसी की वजह से नवीन ने निशी को अपने साथ इंदौर आने की परमिशन दी थी। ट्रेन आ चुकी थी। नवीन ने निशी और मेघना से अंदर चलने को कहा और खुद सबका सामान रखकर वापस बाहर आया। उसने एक बार फिर एंट्री गेट की तरफ देखा, जहां से लोग आ जा रहे थे, लेकिन वंश दिखाई नहीं दिया। थककर नवीन ने अपना फोन निकाला और वंश का नंबर डायल किया, लेकिन हमेशा की तरह उसका फोन बंद आ रहा था। ये लड़का इतना अजीब क्यों है? जब मैं उसे बोल चुका हूं कि ट्रेन शाम 7 बजे की है, तो फिर वो वक्त से क्यों नहीं आया? नवीन खुद में ही बड़बड़ाया। निशी ने खिड़की से बाहर देखा, वंश अभी तक नहीं आया था। उसने वंश का नंबर डायल किया, लेकिन वंश का फोन नहीं लगा। कुछ देर बाद ट्रेन चलने के लिए अपना हॉर्न दे चुकी थी। मेघना ने देखा ट्रेन चलने वाली है और नवीन अभी तक बाहर है, तो वह दरवाजे पर आई और नवीन से कहा, नवीन, बाहर क्या कर रहे हो? चलो, ट्रेन चलने वाली है। मैं वंश का इंतजार कर रहा हूँ। सारिका मैम ने कहा था उसे अपने साथ लेकर आने के लिए, लेकिन पता नहीं ये कहाँ गायब है। तुम चलकर बैठो, मैं आता हूँ। नवीन ने परेशानी भरे स्वर में कहा। मेघना वापस अंदर चली आई। उसे परेशान देखकर निशी ने कहा, क्या बात है मॉम, आप परेशान क्यों हैं? तुम्हारे डैड ने कहा वंश हमारे साथ जाने वाला है, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं और ट्रेन के चलने का वक्त भी हो गया। पता नहीं वो कहाँ होगा। मेघना ने उदासी भरे स्वर में कहा। शॉपिंग के बाद उसने कहा था वो घर जाकर अपना बैग पैक करेगा और आज शाम ही इंदौर जाएगा। कहीं वो घर जाकर सो तो नहीं गया? निशी मन ही मन बड़बड़ाई और फिर मेघना से कहा, क्या डैड ने उसे बताया था वो हमारे साथ जा रहा है? आई थिंक हाँ, आज शाम ही नवीन की उससे बात हुई थी और उसने कहा वो हमारे साथ जाएगा, लेकिन वो अभी तक स्टेशन नहीं पहुंचा। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? मेघना को अब वंश की चिंता होने लगी। ओ कम ऑन ममा, वो जैसा है उसके हिसाब से वो किसी मुसीबत में नहीं, बल्कि वो खुद लोगों के लिए एक मुसीबत है। निशी ने मुंह बनाकर कहा। शट अप निशी, अगर तुम उसके लिए अच्छा नहीं कह सकती तो कम से कम बुरा भी मत कहो। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता। अगर वो सच में किसी मुसीबत में हुआ तो? मेघना ने निशी को फटकार लगाई। आई एम सॉरी, मैं उसे देख कर आती हूँ। निशी ने अपनी गलती का एहसास करते हुए कहा और वहां से चली गई। निशी रुको, कहाँ जा रही हो? ट्रेन चल पड़ी है, वापस आओ, मेघना ने कहा, लेकिन निशी तब तक जा चुकी थी। निशी दरवाजे पर आई, लेकिन तब तक ट्रेन धीरे धीरे चल चुकी थी। निशी ने देखा नवीन अभी भी नीचे खड़ा है, तो वह चिल्लाई, ओ डैड, आप वहां क्या कर रहे हैं? जल्दी आइए, ट्रेन चल रही है। नवीन ने देखा ट्रेन चलने लगी है, तो वह जल्दी से ट्रेन में चढ़ा। तभी उसे एंट्री गेट से आते हुए वंश दिखाई दिया, जिसके हाथ में कॉफी का बड़ा सा मग था। उसने पीठ पर एक बड़ा सा बैग टांगा हुआ था और वह कॉफी पीते हुए बड़े ही आराम से अंदर आ रहा था। नवीन ने देखा तो चिल्लाया, वंश जल्दी करो, ट्रेन जा रही है। ओ शिट, वंश खुद में ही बड़बड़ाया और ट्रेन की तरफ भागा, लेकिन ट्रेन अब पहले से तेज हो चुकी थी। वंश भी ट्रेन के साथ साथ भागने लगा। नवीन ने अपना हाथ वंश की तरफ बढ़ाया ताकि वह वंश की मदद कर सके। निशी बेचारी परेशान से यह नजारा देख रही थी। वंश भी भागते हुए नवीन का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार वह नवीन का हाथ पकड़कर ट्रेन में चढ़ ही गया। नवीन ने राहत की सांस ली और वंश हाँफने लगा। निशी ने देखा वंश आ चुका है, उसे भी तसल्ली मिली। वह वंश से देर से आने की वजह पूछती, इससे पहले ही वंश ने नवीन से कहा, थैंक गॉड, सही वक्त पर आपने राज बनकर सिमरन को बचा लिया। राज? सिमरन? क्या बकवास है ये।
नवीन ने असमझ की स्थिति में कहा। राज, सिमरन, अरे डीडीएलजे, खैर छोड़ो, थैंक्स, आपने मेरी मदद की। वंश ने कहा। तुम सच में अजीब हो, अंदर आओ। इस बार नवीन और निशित दोनों ने एक साथ कहा और वंश को दरवाजे पर छोड़कर अंदर चले गए। वंश ने दरवाजे पर खड़े होकर पीछे छूटते स्टेशन को देखा और कहा, राज नहीं, आप बाबूजी हैं जो एक दिन अपनी सिमरन का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। मेरे ये फिल्मी ख्याल। वैसे वो छिपकली इस स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए भागती हुई कैसी लगेगी? सोचकर ही हंसी आ रही है। सो फनी। वंश कितना भी सुधरने का ख्याल अपने दिमाग में लाए, लेकिन निशी को लेकर उसके ये अजीबोगरीब ख्याल कभी नहीं बदलने वाले थे। दोपहर के खाने के बाद बस शाम की चाय के लिए एक जगह रुकी। आधे लोग थकान की वजह से सो रहे थे और बाकी सब चाय पीने नीचे उतरे। फूफा जी भी बस से नीचे उतरे और दोपहर में खाने वाली बात को लेकर वे मुरारी से अब तक नाराज थे, इसलिए ना उन्होंने अपने लिए चाय ऑर्डर की, ना ही किसी से कुछ कहा। बाबा ने देखा वे सबसे अलग बैठे तो बाबा 2 कप चाय लेकर उनके पास बैठ गए और कहा, अरे क्या बात है भाई साहब, आप यहाँ अकेले बैठे हैं, लीजिए चाय पीजिए। अरे हमारी फिक्र किसे है, हमको कभी किसी ने पूछा तक नहीं। वैसे भी मुररिया लौंडे की सगाई फिक्स कर दिए, बताया तक नहीं। बताया भी तो सीधा सगाई में चलने के लिए। बताओ जो कोनो बात होती है। फूफा जी ने भड़कते हुए कहा। बात तो गलत है, पर कहा है ना भाई साहब कि सब जल्दी जल्दी में हुआ, जे सब तो किसी को खबर नहीं हुई। बाबा ने फूफा जी को समझाते हुए कहा। काहे कोनो कांड वांड कर दिएगा मुन्ना? कहा है कि मटके में गुड़ तो तभी फोड़ा जाता है। जवान लौंडा है और मुररिया कौन सा अपनी जवानी के दिनों में शरीफ रहे हैं। उनको भूल गए का जिनके लिए नसें काटी जा रही थी जवानी के दिनों में। फूफा जी ने मुरारी के पन्ने उधेड़ते हुए कहा। शांत हो जाइए, कैसी बातें कर रहे हैं? वो सब बीती बातें हैं। और आपको क्या लगता है हमारा मुन्ना ऐसा लड़का है? अरे पूरे बनारस में ओके जैसा लड़का ना मिलेगा आपको। बाबा ने मुन्ना की तरफदारी करते हुए कहा। अच्छा तो फिर बनारस में क्या लड़कियां कम पड़ गई थी जो मुन्ना के लिए इंदौर से दुल्हन ला रहे हैं? अरे हम अपनी जज की बिटिया का रिश्ता बताए रहे मुरारी को, पर मुंह पर मना कर दिए रहे। नहीं आप ही बताओ क्या कमी थी गुड़िया बिटिया में? फूफा जी ने अपने गुस्से की असल वजह जाहिर करते हुए कहा। नहीं तो खूबी भी कहा रही हूं मां। एकदम से मुरारी की आवाज बाबा और फूफा जी के कानों में पड़ी। दोनों ने देखा मुरारी हाथ में कुछ बिस्किट के डिब्बे लिए खड़ा था। अरे एक खूबी हो तो बताएं, पर तुमको तो हमारा बताया रिश्ता करना ही नहीं था। फूफा जी ने गुस्से से कहा। अरे फूफा काहे इतना परेशान हो रहे हैं? अब मुन्ना को इंदौर की लड़की पसंद आए रही तो ये मां हम और आपका कर सकते हैं। लो बिस्कुट खाओ, चाय ठंडी हो रही है। मुरारी ने पार्ले जी का एक बिस्किट का डिब्बा फूफा जी के सामने रखते हुए कहा। दाल रोटी खाकर फूफा जी का पेट तो वैसे भी नहीं भरा था, इसलिए चुपचाप बिस्किट उठाया और फाड़ कर जैसे ही एक बिस्कुट चाय में डुबोया, मुरारी की आवाज फूफा जी के कानों में पड़ी। ए बिटवा चलो जे खाओ खाओ खाओ। फूफा जी ने पलट कर देखा, पास ही खड़ा मुरारी एक मरियल से काले कुत्ते के सामने बिस्कुट डालकर उसे खाने के लिए बोल रहा था। फूफा जी ने हाथ में पकड़े बिस्कुट को देखा, वे उसे खा पाते इससे पहले ही बिस्कुट टूटकर चाय में गिर गया और फूफा जी वहां से उठकर चले गए। मुरारी ने देखा तो बाबा के पास आया और वहां रखी चाय में बिस्किट डुबाकर खाने लगा। काहे उनको खिलसा रहे हो मुरारी, वो मेहमान है घर में। बाबा ने सहजता से कहा। अरे मेहमान है तो मेहमान बन के रहे, हमारे बाप बनकर हमारी खोपड़ी पर तांडव काहे कर रहे हैं? और हमको जे बताओ बाबा, मुन्ना इंदौर से दुल्हन लाए चाहे अमेरिका से, इनके सीने पे काहे सांप लौट रहे हैं? मुरारी ने गुस्से में लेकिन धीमी आवाज में कहा। बाबा ने देखा मुरारी गुस्से में है तो माहौल को थोड़ा सामान्य करते हुए कहा। पर अगर मुन्ना अमेरिका से दुल्हन लाते तो तुम्हारे लिए तो समस्या हो जाती मुरारी। कैसी समस्या? मुरारी ने बाबा की तरफ देखकर कहा है कि तुमको अंग्रेजी आती नहीं और अमेरिकन मैम को हिंदी नहीं आती, मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता नहीं? बाबा ने कहा बाबा आप भी वैसे कह रहे थे फूफा, हम नस काटने का सुने रहे कुछ। मुरारी ने इस बार गंभीर होकर कहा।
कुछ नहीं मुरारी, वो बस तुम्हारे अतीत के बारे में बात कर रहे थे, हमने समझा दिया उनको। बाबा ने भी मुरारी को विश्वास दिलाते हुए कहा। मुरारी ने सुना तो परेशानी के भाव उसके चेहरे पर तैरने लगे। उसने बाबा की तरफ देखा और कहा, अनु के सामने हमारा अतीत आईने की तरह साफ है बाबा। बस एक यही बात है जो उसको कबो ना बताए हैं। जब फूफा का मुंह बंद करवाओ, वरना ई बार नस नहीं कटेगा, कटेगा हमारा गला, का समझे। परेशान ना हो मुरारी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस मुन्ना की सगाई पर ध्यान दो, बाबा ने मुरारी की आंखों में देखकर कहा। मुरारी उठा और बाकी लोगों की तरफ चला गया, लेकिन आंखों के सामने अतीत की एक झलक एकदम से आ गई। मुरारी टेबल की तरफ आया, वहां रखा पानी का जग उठाया और अपना मुंह धोने लगा। बचा हुआ पानी मुरारी ने पिया तो महसूस हुआ कि उसका गला सूख रहा था। गर्मी के मौसम में भी मुरारी को ठंड का एहसास हुआ और उसके बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने जेब से रुमाल निकाला और अपना मुंह पोंछते हुए कहा, गजब फूफा है रे हमरे, क्या करें इनका कुछ समझ नहीं आ रहा। ये एक बार मुन्ना की सगाई हो जाए, उसके बाद निपटते हैं इन सबसे। मुरारी ने जग वापस रखा और मुन्ना की तरफ आया। मुन्ना के हाथों में लगी मेहंदी सूख चुकी थी और उतर भी चुकी थी, जिससे मेहंदी का नारंगी रंग मुन्ना की हथेलियों पर भी दिखने लगा था। गौरी के कहने के बाद भी मुन्ना ने उसका नाम अपने हाथ पर नहीं लिखवाया, क्योंकि सबके बीच ये सब करते हुए उसे शर्म आ रही थी। मुन्ना के साथ साथ आई अनु, सारिका, राधिका और अंजलि भी वहां बैठी थी। देखिए ना मामा जी, मुन्ना भैया हमारी होने वाली भाभी का नाम अपने हाथ में नहीं लिखवाए। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मुन्ना भैया गौरी भाभी से प्यार नहीं करते। अंजलि ने मुरारी को देखकर कहा, काहे? अरे नया नया प्यार है मुन्ना, नाम काहे नहीं लिखवाए? हमको देखो, जे उम्र माँ भी अपनी मैगी का नाम हाथ पर लिखकर घूम रहे हैं, मुरारी ने कहा। अनु ने सुना तो हैरानी से कहा, क्या सच में मुरारी? लो खुद ही देख लो। कहते हुए मुरारी ने अपना हाथ सीधा अनु के सामने कर दिया, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में मेहंदी से अनु का नाम लिखा था। ये देखकर अनु खुश हो गई और कहा, तुम भी ना मुरारी। अंजलि बिटिया, जब बड़े बड़े अक्षरों में मुन्ना के हाथ पर हमारी बहुरिया का नाम लिखो जरा। मुरारी ने कुर्सी खिसका कर बैठते हुए कहा, ए मुरारी, यहाँ काहे बैठे हो? बहू बेटियों के बीच बैठते हुए शर्म नहीं आती? ससुर बनने वाले हो, कोनो लाज शर्म है कि नहीं? आई ने कहा, अरे आई, जे बहू बेटियों के बीच ही बड़े हुए हैं हम। अंजलि बिटिया, तुम लिखो, हम देखते हैं कैसे नहीं लिखवाते मुन्ना नाम। मुन्ना भैया लिख दे क्या? अंजलि ने शरारत से पूछा तो बेचारे मुन्ना ने चुपचाप अपना हाथ आगे कर दिया और धीरे से कहा, छोटा सा लिखना। वैसे क्या नाम लिखे भाभी का? अंजलि ने पूछा। मुन्ना कुछ कहता इससे पहले ही मुरारी बोल पड़ा, गौरी शंकर लिख दो। कहा है कि मुन्ना पहली बार अपनी होने वाली पत्नी का नंबर इसी नाम से सेव किए रहे। मुरारी ने जैसे ही कहा, वहां बैठे सब लोग हंस पड़े और बेचारा मुन्ना झेप गया, वह साइड में देखने लगा। अंजलि ने मुन्ना की हथेली में गौरी का प्यारा सा नाम लिख दिया। चाय नाश्ता हो चुका था, सभी उठकर बस की तरफ जाने लगे। मुन्ना अभी भी वहीं बैठा अपने हाथ में लगी मेहंदी को देख रहा था और उस मेहंदी में सबसे खूबसूरत लग रहा था हिंदी भाषा में लिखा गौरी का नाम। सहसा ही मुन्ना के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी ही भाग 36। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी ही मेरे साथ। बाय बाय।